बच्चों अभी सारे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी मैकेनिकल जो फिनोमिनाज हैं विद इन लॉज ऑफ मोशन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म दे सकते हैं। कैसे? मैं आपसे पूछूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम, मेरे पास मैकेनिकल सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि इस बॉडी का मास ma है और ये ma मास ग्रेटर देन mb है, और साथ ही साथ ये पुली से कनेक्टेड है कि स्ट्रिंग के हेल्प से ये एक पुली से कनेक्टेड है। इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। डेफिनेटली आप लोग जानते ही हो, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की बात है ये। तो कैसे चला जाएगा और कैसे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैं इसके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये जानना है। तो आज जानेंगे इसी लेक्चर में। तो बच्चों, मैं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति, और जानेंगे सारी की सारी बातचीत इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हाउ कैन वी, हम किस तरीके से किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को समझ सकते हैं, तो आज के लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करनी है तो मुझे उसका बनाना पड़ता है एफबीडी। ये क्या है एफबीडी? कोई एजेंसी है क्या? एफबीडी बच्चे है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। सो सिंपल सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम जैसा नाम है वैसा ही काम है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। क्या नाम है और क्या काम है? फ्री करो बॉडी को और उसका एक डायग्राम बना दो। अब बॉडी फ्री किससे करो? देखो इस बॉडी को देखो, या इस बॉडी, इस में दो हैं बॉडी, मतलब वैसे तो तीन है और एक ये चौथा भी सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम मेन मेन बात कर रहे हैं। दो बॉडीज है, पहले ये मास एम ए जो हमारे इंटरेस्ट जिनमें है, और दूसरी बॉडी है एम बी। एम ए एंड एम बी, इस बॉडी को किसका पार्ट है? किससे जुड़ा हुआ है? सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये एडवुड मशीन, इसे एडवुड मशीन कहते हैं, एडवुड मशीन से जुड़ा हुआ है। इस एडवुड मशीन से इस बॉडी को फ्री करो। अब फ्री करने के बाद कैसे एनालिसिस कर पाओगे भाई? ये सिस्टम बॉडी ए पर कुछ फोर्सेस लगा रहा है, कुछ सिस्टम और बॉडी ए का इंटरेक्शन है। तो वो इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस एक डायग्राम में शो कर दो। तो पहला स्टेप होता है कि बॉडी को फ्री करो, फिर जो सिस्टम बॉडी के साथ इंटरेक्शन रखता है वो इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस डायग्राम में शो कर दो। जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसकी आई थिंक सारी सारी बेसिक बेसिक बात समझ में आई। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड पे रखा हुआ है या एक सरफेस पे रखा हुआ है, इसका एफबीडी कैसे बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन इस पर फोर्सेस लगा रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है, सबसे पहले धरती माता अपनी अर्थ, और अर्थ लगाएगी ग्रेविटी का फोर्स जिसे हम कहते हैं वेट लग रहा होगा। साथ ही साथ ये सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस जो है, ये सरफेस ये भी बॉडी ए पर फोर्स लगा रही होगी बच्चों। ये कितना फोर्स लगा रही होगी? ये सारे फोर्सेस हम बॉडी ए पे लग रहे एक डायग्राम में शो कर देंगे, और इसी डायग्राम को बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। तो इन फ्री बॉडी डायग्राम, ये लो, ये डेफिनेशन बच्चों आपको नोट करनी है। ये आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। इन फ्री बॉडी डायग्राम द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, and the interaction between the object and surrounding are represented in terms of force। अब कौन कौन से फोर्सेस आते हैं सबकी एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जनरल लाइफ में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? तो सबसे पहला जो फोर्स है वो आपका नॉर्मल फोर्स है, या कांटेक्ट फोर्स बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा टेंशन, अगर कहीं भी टेंशन, वो वाली टेंशन नहीं समझ बैठना। टेंशन, अगर कहीं भी कोई भी स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग यू कैन पुल द ऑब्जेक्ट बट यू कांट पुश द ऑब्जेक्ट। रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को धकेल नहीं सकते हो, खींच सकते हो। तो रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हो, और जब रस्सी को खींचते हो तो रस्सी में आता है टेंशन। कैसे टेंशन, क्यों आता है, क्या है, किस टाइप का फोर्स है, सारा डिस्कशन है। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस बच्चों कब आते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन कर रहे होते हैं, इन दोनों के बीच में, कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। to oppose this relative motion, to oppose this relative motion, there is a force between these two contact surface and this force is called frictional force। बात करेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट इज
टेंशन, सॉरी, वेट, वेट वेट और मास बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, कितना मैटर रखता है. और वेट, वेट है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स आ रहा है वो कहलाता है वेट. देयर इज अ डिफरेंस. एंड द फिफ्थ वन इज इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स. क्या है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स? बहुत आसान चीज है. आपने देखा होगा अगर आप किसी स्प्रिंग को ऐसे ही रख दो, यानी कि वो अपनी नेचुरल लेंथ में है. जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में, कोई उसमें फोर्स आता है नहीं. लेकिन आपने पकड़ के खींचना चालू कर दिया, तो आपने उसकी नेचुरल लेंथ को बढ़ाया, तो फोर्सेस आने लगे. स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को पाने की कोशिश करेगा, एक फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ. आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, स्प्रिंग अंदर की तरफ. एक बात चीज, इसी तरीके से आप स्प्रिंग को दबाओ. जब आप स्प्रिंग को दबाओगे तो अगेन आपने उसकी नेचुरल लेंथ घटाई या चेंज करी, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को रिगेन करने के लिए एक बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बेटा. तो इस केस में अगेन एक फोर्स आया, ये स्प्रिंग फोर्स कहलाता है. जितना ज्यादा खींचते हो उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स आता है, या जितना ज्यादा कंप्रेस करते हो उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स आता है. इन डिटेल जानेंगे आगे. तो एक एक करके सारे उठाते हैं. आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और फटाक से ये डेफिनेशन नोट करो एफबीडी की. ठीक है, इसके बाद कैसे बनता है एफबीडी ये देखेंगे. ये पहले पॉज करके नोट कर लो. तो बच्चों सबसे पहले पहला फोर्स जो डिस्कस करने का जा रहा हूं वो है वेट. वेट, वेट फोर्स. ये फोर्स क्यों आता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से ये फोर्स आता है बच्चों. अब अर्थ के ग्रेविटेशन जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं जी की, अगर कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, तो इसके ऊपर जो अर्थ फोर्स लगाएगी वो होगा एम जी, और यही होगा आपका वेट. अब कुछ बातें यहां पे कंसीडर करने वाली है. पहली बात, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम वेट एफबीडी में दिखा रहे होते हैं तो हमेशा ये वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया जाता है. और वर्टिकली डाउनवर्ड इसलिए दिखाते हैं हम क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम जो अर्थ है हमारी, फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच इज फ्लैट. मतलब क्या है कि अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है, अगर मैं छोटे से सरफेस पोर्शन की बात करूं तो उसको मैं फ्लैट कंसिडर कर सकता हूं, और ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ये डाउनवर्ड लगेगा. ठीक है, तो डेफिनेटली एकदम सिंपल सी बात है. साथ ही साथ यहां पर एक और चीज कंसिडर करी जाती है, वो ये कंसिडर किया जाता है कि जो ये मैकेनिकल इवेंट हो रहे हैं या जिस सिस्टम में मैं एनालिसिस कर रहा हूं, यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. मतलब ना तो ऊपर और नीचे जाने पर इसकी वैल्यू में वेरिएशन नहीं हो रहा है. वैसे डेफिनेटली अगर हम बेटा ऊपर या नीचे जाते हैं, यानी कि हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हैं, तो ग्रेविटी में चेंज आता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज आता है, पर हम उसको यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं. अब कैसे दिखाते हैं, एफबीडी कैसे बनाएंगे या एफबीडी में वेट कैसे दिखाएंगे? तो जैसे ये एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको रिलीज किया गया है. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जस्ट हाइट से रिलीज किया गया है, इस केस में एफबीडी क्या बनेगा मैं ये देखना चाहता हूं. देखो एयर ड्रैग नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो केवल हवा में है तो कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है. तो ये ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स नीचे होगा. और अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये एम मास को ऐसे दिखाया और एम जी डायरेक्टली डाउनवर्ड दिखा दिया मैंने, ये बन गया एफपीडी. है ना सिंपल. तो वेट, वेट को दिखाना बेटा बहुत आसान है. आप आगे की बातचीत करते हैं बच्चों, कि मान लो अब मैं कंप्लीट एफवीडी नहीं बनाऊंगा, मैं केवल वेट की ही बात करूंगा. डिफरेंट सिचुएशन में वेट का क्या हाल रहेगा, या वेट का हम वेक्टर या फोर्स डायग्राम कैसे दिखाएंगे, केवल वेट की बातचीत है बच्चों. तो ये एम मास का है. अब मैं बात करूं कि वेट कहां लग रहा होगा या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा होगा. ये फोर्स पुल का फोर्स होता है. मान लीजिए ये थीटा है, तो ये वर्टिकली जस्ट डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये एम जी हो जाएगा. अगर मैं आपसे कहूं इसके कंपोनेंट निकालो, ध्यान से देखिएगा कहां निकालने हैं बच्चों कंपोनेंट. ध्यान से आप निकालिएगा कंपोनेंट बच्चों इसके जरा. तो कंपोनेंट हमें किस डायरेक्शन में निकालने? कंपोनेंट बेटा हमें निकालने ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन. इन दो डायरेक्शन में बेटा मैं कंपोनेंट निकालना चाहता हूं इस वेट W के. तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस का थीटा.
तो इसको मैं यहां बना दे रहा हूं सिंपल करने के लिए, W या mg नीचे, ये आपका एक है और ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर ये देखिए ये एंगल थीटा था, डेफिनेटली ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एम जी साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। ये मैंने आपको वेक्टर्स में भी बताया था कि अगर कोई वेक्टर किसी लाइन से थीटा एंगल बना रहा हो तो उस लाइन के अलोंग कॉस थीटा कंपोनेंट आ जाता है। यहां पर क्या बना रहा है, इस वाली लाइन से 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है, तो इस वाली लाइन के अलोंग कॉस 90 माइनस थीटा कंपोनेंट आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा इज एम जी साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा एम जी साइन 90 माइनस थीटा इज एम जी कॉस थीटा। तो कुल मिला के अगर मैं इसके दिखाऊं आपको तो एम जी यहाँ है, और इसका एक कंपोनेंट जो है वो यहां पर है बेटा, ये है एम जी साइन थीटा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन और टेंजेंशियल टू द इंक्लाइंड प्लेन। और यहां पर दूसरा कंपोनेंट है बेटा इसका, वो है एम जी कॉस थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर डायग्राम में दिखाऊं बेटा, दूसरे पेन से दिखा देता हूं, तो देखिए बच्चों क्या आएगा कंपोनेंट, यहां पे आएगा आपका कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, और यहां पर वेट का कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा। मैंने, क्या ये कंप्लीट एफ बी डी है, दिस इज नॉट द कंप्लीट एफ बी डी, कंप्लीट ये एफ पी डी नहीं है, दिस इज नॉट द कंप्लीट एफ पी डी। मैंने केवल वेट की बात करी है, ये वेट W इज इक्वल टू एम जी की बात करी है। डिफरेंट सिचुएशन में हम वेट के कैसे कंपोनेंट लेते हैं, कैसे शो करते हैं, सारी बातें ये डिस्कस कर रहा हूं अभी, केवल बाकी फोर्सेस का डिस्कशन नहीं किया है इसमें जो लगते हैं, और बातचीत करते हैं। देखो तो देखो बच्चों, अगर मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी है, इस रस्सी को ऐसे इस पे ना एक रस्सी ली, उस पे बॉब लटका दिया, यानी कि मास एक लिया हमने, लटका दिया, इस मास का जो वैल्यू है m है। अब इस कंडीशन में मैं देखना चाहता हूं वेट, तो वेट तो हमेशा कैसे लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg। अब मैं इस वेट के कंपोनेंट देखना चाहता हूं बच्चों, अलोंग द स्ट्रिंग, वेयर द स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग यानी कि रस्सी है, स्ट्रिंग, और ये क्या है बेटा, बॉब है आपका, बॉब द बिल्डर वाला बॉब, नहीं वो नहीं है, मास है, मास। तो बेटा इस मैं वेट के कंपोनेंट देखना चाहता हूं, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वेट के कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग देखना चाहता हूं, क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एंगल आपका कितना बन रहा है, ये थीटा, तो डेफिनेटली ये भी थीटा। अगर ये थीटा, तो जिस लाइन से थीटा एंगल बनाए उस लाइन के अलोंग आता है कॉस कंपोनेंट, कॉस ऑफ द एंगल एम जी कॉस थीटा, और उस लाइन के परपेंडिकुलर जो बच्चों कंपोनेंट आता है वो आता है आपका साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट आ गया एम जी साइन थीटा। तो डिफरेंट केसेस में वेट के कंपोनेंट बच्चों कैसे निकालते हैं हम देखते हैं यहां पर, तो फटाक से आप लोग भी बना लीजिए इसे। मैं बच्चों थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूं, मुझे लगता है आप लोगों की स्क्रीन पे छोटी स्क्रीन है तो शायद क्लियर नहीं दिखे। तो ये था वेट एम जी डाउनवर्ड, और इधर जो कंपोनेंट आया बेटा ये आया आपका एम जी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आया वो आया आपका एम जी साइन थीटा। तो ये बना लीजिए आप अपनी कॉपी पे। आओ बच्चों किसी कार का हम देखते हैं, कार के ऊपर वेट कैसा लग रहा है। तो देखिए ये एक कोई कार है, एकदम बढ़िया सी कार, कार, ये रही कार बेटा, बहुत बढ़िया, एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा लेकिन शानदार कार है, ठीक है। ये कार के ऊपर वेट कैसा लगेगा, तो डेफिनेटली वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बातचीत थी। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल है तो उसके ऊपर वेट का कैसे, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वेट mg जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे वेट
को देखते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आई थिंक जब मैं इनके डिटेल डिस्कशन करूंगा तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। तो इसके लिए अभी के अभी सारी चीजें क्लियर कर लो। बोर्ड पर जितनी भी चीजें क्या आपको क्लियर है, यस तो कमेंट में लिख देना, यस हाँ सर एकदम क्लियर थी सारी चीजें, और नहीं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि कहाँ क्या दिक्कत आई। अब मैं चलता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की तरफ, फटाफट इसे छापो और नॉर्मल रिएक्शन की तरफ चलते हैं और इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले नॉर्मल रिएक्शन से पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो देखो इसकी क्या है थ्योरी। तो क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट। वही बात है यार, ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, लिखना जरूरी है। फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि छोटे से अर्थ सरफेस की बात करूं मैं, छोटा भी बहुत बड़ा हो जाता है ये तो अगर फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ अर्थ सरफेस विच कैन बी कंसिडर्ड बी फ्लैट, बिल्कुल हम फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है भाई। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म, हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं, पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात है, यही अभी समझा था। इन दिस सिचुएशन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg एंड डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन जितने भी हमने देखे, सब में के सब में जो वेट था वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा था। ठीक, तो ये वेट की कहानी थी। वेट की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेट कैसे लगता है क्वेश्चंस में ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सारी चीजें क्लियर है, आगे नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, नोट कर लेना ये थ्योरी भी। तो बच्चों आप जानते हैं कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स के हेल्प से जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या है नॉर्मल रिएक्शन? ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो आदमी नॉर्मली देता है उसे नॉर्मल रिएक्शन कह देते हैं, नहीं नहीं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है ज्यादातर अपने फिजिक्स और मैथ की लैंग्वेज में, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ बातचीत है। तो देखो बच्चों, जब आप लोग किसी सरफेस पे चलते हो तो आप क्या करते हो, सरफेस को पुश करते हो इस डायरेक्शन में, उसके रिएक्शन में सरफेस आपको पुश करती है। तो आपने सरफेस को पुश किया मान लीजिए एफ फोर्स पे, एफ फोर्स से, तो सरफेस ने आपके पैर के ऊपर सेम अपोजिट डायरेक्शन में बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक रिएक्शन फोर्स दिया। तो कुल मिला के जब टू सरफेसेस बेटा आपकी कांटेक्ट में होती हैं किसी तरीके से, तो उनके वो एक दूसरे को क्या करती हैं, पुश करती हैं। जब दो सरफेसेस एक कांटेक्ट में होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, पुश करती हैं। तो ये जो पुश करने पर फोर्सेस आता है, इस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक, तो अगर मैं आपके पैर की बात करूं तो पैर के ऊपर आपके जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से। अब मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो जाएगा सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट, देखिए ये सरफेस है ना, ये आपकी सरफेस, ये सरफेस दोनों फ्लैट है, तो सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जो सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इस कांटेक्ट फोर्स का, ये कांटेक्ट फोर्स है। तो जो सरफेस के टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ये जो सरफेस के टेंजेंशियल रहता है कंपोनेंट, वो होता है आपका फ्रिक्शन, ये होता है बेटा आपका फ्रिक्शन। और जो सरफेस के परपेंडिकुलर आता है ये आपका आता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या आता है बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स का सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स, और ये सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल वाला फ्रिक्शन हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल रिएक्शन, तभी इसका नाम दिया नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस के कैसे आया, परपेंडिकुलर आया, तो नॉर्मल रिएक्शन कहा गया इसे। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मान लीजिए सरफेसेस स्मूथ हैं, सरफेसेस आर स्मूथ, इन दैट केस बेटा जो आपकी फ्रिक्शन हो जाता है वो हो जाता है जीरो, और उस केस में कांटेक्ट फोर्स आपका बन जाता है पूरा का पूरा, ये जीरो हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, और कांटेक्ट फोर्स भी परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के, तो उस केस में कांटेक्ट फोर्स आपका हो जाता है सिंपल नॉर्मल रिएक्शन।
तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एफबीडी बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो जब दो सरफेसेस बेटा कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे को पुश करती हैं। मैं अगर चल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, अर्थ को पुश करूंगा, अर्थ मुझे पुश करेगी, जिसकी वजह से तो एक कांटेक्ट फोर्स आएगा। और ये कांटेक्ट फोर्स का देखो एक कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा कंपोनेंट है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे चलने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, वो जीरो होता है। कैसे होगा, वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन आपका किस डायरेक्शन में है, ऐसे। तो यही तो फोर्स है जो आपको आगे की तरफ ले जा रहा है। और नॉर्मल रिएक्शन आपके वेट को बैलेंस कर रही है, वरना आप क्या चले जाओगे, अंदर की तरफ चले जाओगे। तो कुल मिला के बाकी डिटेल में जानेंगे, अभी इतना ही जानते हैं कि जब दो सरफेसेस बेटा आपकी कांटेक्ट में होती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, और पुश करने वाला जो फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट फ्रिक्शन होता है, परपेंडिकुलर सरफेस टू दी परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि अगर मैं केवल नॉर्मल रिएक्शन की बातचीत करूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी में है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, जिस जो जिस फोर्स से सरफेस के परपेंडिकुलरी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है। तो डेफिनेटली ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। कैसे डिफरेंट सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं इसको जानेंगे। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा बच्चों, क्या ये कांटेक्ट फोर्स कभी नेगेटिव हो सकता है? कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव होने का मतलब ये फोर्स ऑफ पुलिंग हो गया। अभी क्या है, धरती आपको ऐसे पुश कर रही है, अब नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी धरती की सरफेस आपको अट्रैक्ट कर रही है। धरती की सरफेस अट्रैक्ट नहीं करती, वो ग्रेविटेशन में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आपका कांटेक्ट फोर्स कभी निगेटिव डायरेक्शन में नहीं आएगा। ये दूसरे शब्दों में कहूं, जीरो, अगर निगेटिव और जीरो आ रहा है इसका मतलब कांटेक्ट लूज हो चुका है। अगर किसी आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, है ना, ध्यान से समझना, आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और वहां पे आपका कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव आ गया, या फिर नेगेटिव कांटेक्ट फोर्स की जगह मैं बात करता हूं सिंपल नॉर्मल रिएक्शन की, आपकी नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ गई या जीरो आ गई, तो डेफिनेटली अंडर दिस सिचुएशन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट सरफेस से लूज कर चुका है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। अगर टू बॉडीज बेटा कांटेक्ट में है, if two bodies are in contact, then जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, तब अगर कांटेक्ट में तो आपकी क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर आपकी n इज इक्वल टू जीरो हो गई, n इज लेस देन जीरो आ रही है, तो डेफिनेटली उस केस में कांटेक्ट खत्म हो चुका है, कांटेक्ट खत्म हो चुका है बॉडीज का। अब और जानते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है और थ्योरी क्या लिखनी है वो देखिए। ओ वेट, फिर से, हियर इज द नॉर्मल रिएक्शन। Whenever two surfaces are in contact, they press or push each other by a force called contact force. The component of the contact force perpendicular to the surface is called normal reaction, जो अभी डायग्राम में बनाया है, and the along the contact or tangential to the surface is called frictional force. ठीक, नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक आर ड्रॉन, मैं दिखा दूंगा, ये बातचीत मैं कर चुका हूं बच्चों। ओके, अब डिफरेंट सिचुएशन में आप लोग को नोट भी करना है ना, तो बच्चों स्क्रीन को पॉज करिए और नॉर्मल फोर्स को नोट करिए। पहले ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा और उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आइए डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे आती है। मान लीजिए एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, ब्लॉक है ये एम मास का। तो अगर मैं केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन की, मैं और फोर्स को अभी नहीं देख रहा, नॉर्मल रिएक्शन की। फिर इसके बाद इसका एफबीडी कैसे बनेगा उसकी बातचीत करता हूं। तो देखिए कितनी सरफेस है यहां पर कांटेक्ट में, जितने कांटेक्ट में सरफेसेस होंगी उतनी नॉर्मल रिएक्शन लेनी होंगी। एक बॉडी
जितने कांटेक्ट रख रही होगी अदर बॉडी से उतने नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर करने होंगे। इस बात को नोट करिए, अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिए ध्यान से कि एक बॉडी जितने अदर बॉडीज से सरफेस से अदर बॉडीज की सरफेस में कांटेक्ट में होगी उतने हमें कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर एक कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी। तो ये जो है ना बॉडी एम, ये अर्थ को पुश कर रही होगी या सरफेस को पुश कर रही होगी। तो इसकी वजह से अर्थ या सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रही होगी। और जो ये लगा रहा है, अब देखो क्या कर रहा है, ये अर्थ को पुश कर रहा है तो अर्थ इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रही है और ये अर्थ को ऐसे फोर्स कर रहा है इस कांटेक्ट फोर्स से। ठीक, अब ये हो गई केवल नॉर्मल रिएक्शन की बात, यानी कि अर्थ ने इसके लिए जो या सरफेस ने जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन दी ऊपर की तरफ थी, इसने सरफेस को प्रेस किया तो वो एन नॉर्मल फोर्स से प्रेस किया। अगर मैं इस वेट की या इस मास क्या एफपीडी कहूं तो एफबीडी कैसे बनेगा? तो एफबीडी में क्या करते हैं बेटा, बॉडी को हटा दो सिस्टम से हटा दिया भाई। अब बॉडी पे जो सिस्टम इफेक्ट दे रहा है, सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट दे रहा है, सिस्टम मतलब जो जो इफेक्ट आ रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग से। सराउंडिंग भाई अर्थ का इंटरेक्शन है, सरफेस का इंटरेक्शन है। तो सरफेस का इंटरेक्शन क्या है, सरफेस एक इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और ये जो अर्थ है हमारी वो वेट या ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। तो इस एम ब्लॉक का ये बन गया कंप्लीट एफपीडी। तो हमने दिखा दिया सारे फोर्सेस का इंटरेक्शन, ये बन गया एफपीडी आपका। अब देखो डिफरेंट सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं केवल, अब मैं नॉर्मल रिएक्शन की ही बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, ये एक दीवार है, ये एक फर्श है, फ्लोर है। अब इस पे रखी है सीढ़ी। तो सीढ़ी कितने कांटेक्ट बना रही है, कांटेक्ट नंबर 1, कांटेक्ट नंबर 2। अब मैं अगर बात करूं कि सीढ़ी पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए जो आपका कांटेक्ट फोर्स आता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब सीढ़ी तो पॉइंट में है, सीढ़ी का तो क्या है पॉइंट टिका हुआ है। तो कैसे देखें, जैसे कि अगर मैं कहूं तो ये आपकी दीवार है और ये सीढ़ी पॉइंट में है, तो पॉइंट की सरफेस कैसे कंसीडर करूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं इस दीवार पे सीढ़ी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। डेफिनेटली सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा होगा उसकी बातचीत है, वही नॉर्मल रिएक्शन है। तो दीवार पे सीढ़ी इस डायरेक्शन में, तो दीवार इसके जो नॉर्मल रिएक्शन देगी वो अपोजिट डायरेक्शन में देगी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सीढ़ी पर नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी वो पॉइंट 2 पर N2 आ रही होगी और पॉइंट 1 पर इस तरीके से N1 आ रही होगी। तो हमने कैसे समझा, हमने देखा कि दीवार और फ्लोर पे कैसे फोर्स लग रहा है। तो दीवार पे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स आएगा, N2 प्राइम कहा, और इधर फ्लोर पे इस तरीके से N1 प्राइम कहा। तो इसका जो अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा वो इस तरीके से आएगा और ये सीढ़ी या लेडर पे लग रहा होगा। अब देखो अगर कोई पहिया रखा है, पहिया मेरे भैया जरा ध्यान से देखो, ऐसे करके एक पहिया है, ठीक है, ये पहिया रखा हुआ है और ये इसके ऊपर कैसे आएगा। तो हमेशा देखो ये सरफेस आपकी इस तरीके से टेंजेंशियल है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर, तो भाई ये सरफेस टेंजेंशियल है, यहाँ टेंजेंट का काम कर रही है, और सरफेस के या टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस होती है। तो जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगी और रेडियली इनवर्ड होगी इस वाले केस में। अब दूसरा केस देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट केस में देखिए कि कैसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में देखें तो देखो एक पहिया है, यहां पर कितनी जगह कांटेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट 1, कांटेक्ट 2, दो जगह कांटेक्ट कर रहा है। कैसे लगानी है, दो नॉर्मल रिएक्शन आनी है, डेफिनेटली स्मूथ सर्फेसेस है, हम फ्रिक्शन बाद में कंसिडर करेंगे। तो दो जगह नॉर्मल रिएक्शन लगानी है, यहां तो आसान है, पहले वाला ही केस है। तो यहां पर ऐसे आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन, आसान है। यहां कैसे देखूं, तो देखो यहां पर भी आपके सरफेस, कौन सी सरफेस है, यहां पर इस सरफेस के कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो अगेन ये भी सेंटर से पास होती हुई जाएगी। तो ये N2 और ये N1, और दोनों कहां से पास हो रही होंगी, सेंटर से पास हो रही होंगी, इस सर्किल के सेंटर से। ठीक है, तो ये सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनेगी। और अगर मैं आपसे कहूं वेट कैसे लग रहा होगा, तो वेट तो डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, ये भी जो स्फीयर है उसका।
तो एफपीडी में हमें ये सारी, अगर मैं आपसे कहूँ एफबीडी बनाओ तो एफपीडी कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्या करो, पूरे को हटा दो सिस्टम से, भाई हटा दिया। मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, फिगर नंबर सेकंड का एफबीडी, कहीं कुछ और समझो। तो होता क्या है कि ये जो है फोर्स एन ऊपर लगेगा N1, ग्रेविटी की वजह से mg, और इस कांटेक्ट का इफेक्ट इस तरीके से लग जाएगा N2। तो आपका ये बन गया बच्चों सेकंड वाली फिगर का एफबीडी। फर्स्ट वाली फिगर का एफबीडी देखो, तो अगर ये जो गोला है इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो सरफेस फोर्स लगा रही है, दूसरी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, और सरफेस की वजह से ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, या सरफेस फोर्स होगा, या नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो ये आपका फर्स्ट फिगर का एफपीडी बन गया। तो डिफरेंट केसेस के हमने एफपीडी या नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट केसेस में कैसे लगेगी हमने देखी। अब मान लीजिए कुछ सिचुएशन में हमें पता नहीं चल रहा कि क्या डायरेक्शन है कि नॉर्मल रिएक्शन की, तो उनकी बातचीत करते हैं अब कि उनमें कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। तो पहले ये सारे डायग्राम बना लो, उसके बाद बातचीत करते हैं हम सेकंड केस की। बच्चों कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट समझते हैं हम लोग। नॉर्मल रिएक्शन समझ चुके हैं, वेट समझ चुके हैं। अब याद रखिए, देखिए मेरी बात ध्यान से देखिएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ के प्लस एफपीडी का यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ, मैं मान रहा हूं कि मास सिस्टम का कांस्टेंट है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यहां वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस एफपीडी का यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो क्या करो, जो फोर्सेस है ना, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ के बात कर लेंगे, यानी कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या लग रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक, इनकी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वो देखेंगे। तो हम कुल मिला के क्या लिखेंगे, हम देखेंगे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उसका वेक्टर सम बराबर करेंगे मास ऑफ द बॉडी जिसका एनालिसिस कर रहे हैं इनटू ए एक्स, यानी कि उस बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, ऐसे देख लिया। फिर दूसरी चीज, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं बॉडी के उनकी बात करी, फोर्सेस या फोर्सेस के कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग, उनका वेक्टर सम, नेट वेक्टर सम किया। फिर हमने देखा बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, मान लीजिए ए वाई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमने क्या करा, जिस बॉडी का हम एनालिसिस कर रहे हैं उस बॉडी का मास इनटू ए वाई। अब दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, भाई फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे देखो, दोज फोर्सेस विच आर इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैं ले लेता हूं, अपने कंसिडर कर लेता हूं, ये आपकी चॉइस है कि किसे पॉजिटिव लेना है किसे नेगेटिव। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्सेस है बच्चों, उन्हें तो मैं लेता हूं पॉजिटिव, जो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है उन्हें मैं लेता हूं नेगेटिव। तो अगर जो ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे वो पॉजिटिव लूंगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे वो नेगेटिव लूंगा। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है या कंपोनेंट है, अगर वो कंपोनेंट आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव लूंगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लूंगा। सिंपल सी यहाँ पर थ्योरी है। तो ये विद द हेल्प ऑफ एफबीडी हम सारे फोर्सेस के डायग्राम या कंपोनेंट दिखा लेते हैं, फिर हम उनका नेट वेक्टर सम करते हैं, और फिर बॉडी के एक्सेलरेशन को निकालना है, जिस जो डिफरेंट पैरामीटर निकालना है उसको यहां से निकाल लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ एंड एफबीडी हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को बच्चों। तो ये है तरीका। आइए कुछ डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन और वेट को इंक्लूड करने वाले एफबीडी की बातचीत करते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी कि उसके अंदर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है प्लस रोटेशनल मोशन नहीं है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट आपका इन इक्विलिब्रियम है। या अगर मैं केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमें किसकी कंसिडर नहीं करना पड़ता, टॉर्क वॉर्क नहीं कंसिडर करना पड़ता। तो वहां पर नेट फोर्स अगर जीरो है तो मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं आपके, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, एक स्टैटिक होता है। दोनों की बातचीत स्टार्टिंग में कर ली थी। ठीक, तो अब ध्यान से समझिएगा बच्चे आप लोग कि डिफरेंट एफबीडी कैसे देखें। अब पहला सिंपल सा एफबीडी है, एक ब्लॉक रखा है यहां पर एम मास का, इसका एफबीडी बनाना है। तो देखो क्या होगा,
धरती माता इस पर mg वेट से इसे पुल कर रही होगी, और जो सरफेस होगी वो इसे नॉर्मल रिएक्शन n से पुश कर रही होगी। तो इसका जो fpd बनेगा, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बच्चों जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम जीरो आएगा। कोई है फोर्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, भाई कोई नहीं है। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब सर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो कौन सा पॉजिटिव लूं कौन सा नेगेटिव, सिंपल है यार, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव ले लो। तो मैंने वेक्टर सम कर रहा हूं, देखो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, एम जी। इसकी बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां ना तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होगा भी कैसे जब फोर्स ही नहीं है। लेकिन हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं पर उनका वेक्टर सम जीरो आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां पर देखो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम ए वाई जीरो होने की वजह से ये जीरो, एन समेशन पहला फोर्स एन, दूसरा फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यहां से क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू एम जी। पहला सिंपल स्टेटमेंट। आओ आगे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एफबीडी, डिफरेंट एफबीडी को देखेंगे, साथ ही साथ कैसे उनकी इक्वेशन लिखनी है उसको भी देखेंगे बेटा। आइए बच्चों नेक्स्ट जरा एफबीडी की प्रॉब्लम को देखते हैं कि किस तरीके से एफबीडी बनेगा। मान लो दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक नंबर एक ए, ब्लॉक नंबर बी दूसरा है। इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। तो इनके एफबीडी देखने हैं। तो सबसे पहले मैं ए का एफबीडी बनाना चाहता हूं। तो एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी ए कैसे बनेगा, सबसे पहले ए को आइसोलेट करो सिस्टम से। अब अगर ए को बेटा आइसोलेट कर लिया सिस्टम पे से, तो ए पर क्या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में एक कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन मैंने कह दिया। इस कांटेक्ट से देखो कैसी नॉर्मल रिएक्शन बन रही होगी, बी लगा रहा होगा ए पर, तो मैंने कैसे क्या कह दिया इसे एन, और ए क्या लगा रहा होगा, ए लगा रहा होगा बी पर, तो इसे एन प्राइम कह दिया। या एन की डायरेक्शन नीचे ही है तो मैंने एन मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन नीचे दिखा दी, ऐसे भी कर सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा बेटा एन, क्योंकि ये आपके कैसे होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे डेफिनेटली। तो बेटा देखो क्या है यहां पर, ये एन एक ए पर ऊपर लग रहा है और एम ए जी एक नीचे लग रहा है, एम ए जी एक नीचे लग रहा है। और यहां से कह सकता हूं एन इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू जी। ये वाली सिचुएशन है सिंपल सी। अब देखो बॉडी बी की बात करो, तो बॉडी बी मैं देख रहा हूं एफबीडी ऑफ बॉडी बी, किसका देख रहा हूं, एफबीडी ऑफ बॉडी। तो एफबीडी ऑफ बॉडी बी देखें तो क्या होगा बेटा, एफबीडी ऑफ बॉडी बी। तो देखो बॉडी बी को मेंटली आइसोलेट करो सिस्टम से, मेंटली आइसोलेट किया, एक ए के साथ कांटेक्ट रखता है, एक सरफेस के साथ कांटेक्ट रखता है। तो देखो ये है बॉडी बी आपकी। तो सरफेस ऐसे पुश कर रही होगी, सरफेस मान लिया कि लगा रहा है एन प्राइम फोर्स लगा रहा है, ठीक। ऊपर ए का भी तो कांटेक्ट आ रहा है, ए भी तो पुश कर रहा है एन फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक धरती माता इसे नीचे खींच रही है एम बी जी फोर्स से। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा, एम बी जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन कौन सी वाली, एन प्राइम ऊपर, एन जो ए पुश कर रहा था जिससे वो नीचे, ये बन गया एफपीडी ऑफ बॉडी बी। तो अब देखो अगर देखो तो एन प्राइम, अगर मुझे ये एन प्राइम की वैल्यू देखनी तो क्या होगी, एन प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा, एन प्राइम ऊपर की तरफ फोर्स, क्योंकि कोई बॉडी कहीं नहीं जा रही तो नेट एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, जीरो है। तो यानी कि सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम देखो क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन क्या फोर्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, माइनस का एम जी इज इक्वल टू कौन सा एम बी जी है, बी जी बहुत बीजी। तो एन प्राइम बराबर एन प्लस एम बी जी, एंड एन प्राइम एन की वैल्यू एम ए जी, तो एम ए जी प्लस एम बी जी, एम बी जी।
बीजी। तो एन प्राइम बेटा आपका हो गया एम ए प्लस एम बी जी, यानी कि सरफेस जो है ये वाली सरफेस इसे कितने फोर्स से पुश कर रही है, इतने फोर्स से पुश कर रही है। तो ये हैं डिफरेंट टाइप के एफपीडीज, नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर और एफबीडी, और कैसे फोर्स को मैं लिख रहा हूं ये सीखना है, बहुत कुछ सीखना है अभी और देखते हैं। तो पहले इन्हें नोट कर लीजिए डिफरेंट केसेस जितने भी हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि एक इंक्लाइंड सरफेस है इस तरीके से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। क्या है थीटा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, एम मास का है, अब यहां से स्लाइड करना चालू किया है। भाई ऐसे आपने देखा होगा आपके घर के आगे रैंप पड़ा होगा जिससे मोटरसाइकिल स्कूटर या फिर कुछ भी आप नीचे उतारते हैं या चढ़ाते हैं। सरफेस सारी स्मूथ है। स्मूथ सरफेस होने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन जीरो है। तो अब बताइए इस, और ये जो आपका इंक्लाइंड सरफेस है ये फिक्स्ड है, ये वेज कहें तो ये फिक्स है। अब आपको बताना है कि इस एम मास का एक्सेलरेशन क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये देखना है। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास एम इन दैट डायरेक्शन। तो सबसे पहला काम जो करना है वो एफपीटी बनानी है। तो देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर या कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। क्या इसके अलावा कोई और फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन नहीं लग सकता, रीजन सरफेस स्मूथ है। यही दो फोर्स लग रहे हैं। तो मुझे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है उस डायरेक्शन के अलोंग फोर्सेस के कंपोनेंट वगैरह देखने होंगे। तो आओ देखते हैं। तो एफबीडी बना लो यहां पर, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है और ये आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, ये हमें पता ही है बच्चों, ये हमें पता है। तो देखो एम जी आपका ऐसे आया, या वेट के कंपोनेंट मैं बता चुका हूं, एक कंपोनेंट अलोंग दी सरफेस आता है एम जी साइन थीटा, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर डाउट हो तो वीडियो में चेक कर लेना जब वेट पढ़ाया है। और यहां आएगा एम जी कॉस थीटा, ऊपर आ गई नॉर्मल रिएक्शन, किसका बनाया? स्मॉल एम ब्लॉक का। अब ध्यान से समझना, ये एंगल कितना होता है? ये होता है थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। सारी बातें क्लियर है? अब देखो जिस, अब ऐसा तो है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा, उड़ने थोड़ी लगेगा यार। अगर आप बाइक उतारते हो तो बाइक ऐसे स्लाइड करती है ना, ऐसे थोड़ी उड़ के जा रही होती है। तो वर्टिकल यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर मैं बच्चों इस एक्सिस को वाई एक्सिस कह दूं, ये एक्सिस मेरी वाई एक्सिस है और इस एक्सिस को मैंने कह दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ए वाई एक्सेलेरेशन इन दी वाई डायरेक्शन जीरो हो गया, और एक्सेलेरेशन इन दी एक्स डायरेक्शन को मैंने नॉन जीरो कुछ ए मान लिया। यही ए मुझे फाइंड करना है, ये ए कितना होगा ये मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है और एक्सेलेरेशन की अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को नेगेटिव लेना है। क्योंकि ए वाई की वैल्यू जीरो है तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को फोर्स पॉजिटिव ले लिया, नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव हो गई, और माइनस का एम जी कॉस थीटा निगेटिव आ गया, ये जीरो हो गया, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो ये पहली चीज ये आ गई हमें। दूसरी चीज देखते हैं बच्चों, दूसरी चीज क्या बनेगी? अब इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन मैंने ले लिया है बॉडी का, तो मैं यहां लिखूंगा, देखिए एक्स डायरेक्शन में केवल सिंगल एक फोर्स है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो यहां से ए एक्स यानी कि इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आ गया ए जी साइन थीटा। कैसे आया? एम ने एम को मार दिया। तो यहां पर हमने प्लस एफ बी डी प्लस कैसे एक्सेलरेशन निकालें ये दोनों क्वेश्चन देख लिए, एफबीडी भी देख लिया और कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं न्यूटन सेकंड लॉ विद एंड एफबीडी का, दोनों का यूज करके दोनों चीजें समझिए। तो इसे फटाक से नोट कर लो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लीजिए अगर दो बॉडीज है एक स्मूथ सरफेस पे रखी है, ये आपकी स्मूथ सरफेस है, बॉडी नंबर वन यहां पर एग्जिस्ट करती है भाई, इसका मास m1 है। दूसरी बॉडी m2 यहां एग्जिस्ट करती है,
इस पर एक्सटर्नल फोर्स एम, माफ कीजिएगा एफ लग रहा है बच्चों। अब ध्यान से समझना कि क्या है, ये सरफेस स्मूथ है, तो मुझे देखना है इस जो ये है दोनों ब्लॉक्स हैं, ये किस एक्सेलरेशन से चलेंगे। सारी सरफेस स्मूथ है, आप जैसे पुश करोगे ब्लॉक चलने लगेंगे, तो किस एक्सेलरेशन से चल रहे हैं ये चेक करना चाहता हूं। पहला पॉइंट मेरा ये है। साथ ही साथ इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक भी एग्जिस्ट करती है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ बच्चों, जो आपका ये M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ रहा होगा, ये भी देखना चाहता हूं। M1 एंड M2 के बीच में बेटा जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है, मैं वो भी देखना चाहता हूं। तो कैसे देखूंगा? सबसे पहले FBD बनाते हैं। उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन, कि अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं, क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग? दोनों बॉडीज बच्चों ये चलेंगी साथ साथ। ये दोनों बॉडीज कैसी चलेंगी? साथ साथ चलेंगी, यानी कि दोनों का एक्सिलरेशन सेम होगा। इसका ए तो इसका भी ए ही होगा। अब पहली बॉडी M1 का मैं देखता हूं FBD। तो अगर M1 का बच्चों FBD देखूं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहले देखो कौन सा फोर्स आया, ये F आया, ये F फोर्स आया। F की डायरेक्शन ये है। अब ये M1 पे जैसे ही आया, M1 M2 में घुसने की कोशिश करेगा, M2 अपोज करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में दे देगा। इस कांटेक्ट को मैंने, इस कांटेक्ट पे मैंने जो नॉर्मल रिएक्शन ली, N प्राइम ले ली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी नीचे की तरफ इसे ऐसे अपनी तरफ पुल कर रही होगी, खींच रही होगी, तो सरफेस एक इस पे रिएक्शन दे देगी और वो आएगा नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर की तरफ। इसे मैंने कह दिया N1, और इसका जो नीचे वेट लग रहा होगा वो होगा M1G। ठीक। अब देखो, क्या मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? तो ए वाई तो जीरो है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो बैलेंस हो रहे होंगे, क्योंकि उनका वेक्टर सम क्या आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा? समेशन एफ वाई इज इक्वल टू होता है बेटा, हमने पढ़ा है एम ए वाई के बराबर, और ए वाई जीरो हो गया है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं पहली बात, M1 इज इक्वल टू M1G। पहली कंडीशन मैंने समझी। अब देखो दूसरी बात, दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा? ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रही है, तो मैं लिखूंगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, उनका वेक्टर सम बराबर मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। अब पहला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एफ फोर्स है, पॉजिटिव ले लो। एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में एन प्राइम है, नेगेटिव ले लो। मास ऑफ द बॉडी M1 है एंड एक्सेलरेशन ए है, इक्वेशन 1 हो गई। चलो साहब, ये बात हो गई। सेकंड बॉडी की बातचीत करते हैं। सेकंड बॉडी का FBD देखो। सेकंड बॉडी का M2G नीचे, तो सरफेस ने एक N2 रिएक्शन ऊपर दी, ये इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। इस पे ये M1 ब्लॉक M2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा, दैट इज N प्राइम। N प्राइम इसने फोर्स इधर लगाया, और क्या इस फोर्स के अपोज में इधर कोई और एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो ये एन प्राइम हो गया। ठीक, ये होगा इसके फोर्सेस। अब देखो, आप इस केस में अगेन देखो, सेकंड बॉडी के भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो ये हो गया जीरो। तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे, ऊपर जितना उतना ही नीचे। तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं N2 इज इक्वल टू M2G। पहली बात मिली। साथ ही साथ N प्राइम, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर ये अब इक्वेशन लगाऊं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। अब हॉरिजॉन्टल बॉडी का एक्सेलरेशन ए है और इस डायरेक्शन में है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है एन प्राइम, जो कि M1 लगा रहा है इस पे, तो ये हो गया बेटा आपका N प्राइम, और कोई फोर्स नहीं, M2 और एक्सेलरेशन ए। इक्वेशन हो गई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको M1 प्लस M2 इंटू ए, ये मिल गया। और यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आ गया F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मैंने पूछूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी नंबर 1 सेकंड बॉडी पर कौन सा फोर्स, कितना फोर्स लगा रही है, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? देखो M2 और इंटू ए के बराबर, ए की वैल्यू रख दो, दैट इज F M1 प्लस M2। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन की भी कैलकुलेशन, तो इसे नोट कर लीजिए। सिंपल प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है।
पॉज करिए स्क्रीन और नोट करिए। आइए बच्चों, इसका इजी मेथड या शॉर्टकट देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, M1 और M2 को मान लेते हैं एक सिस्टम। तो M1 एंड M2 को मान लिया एक सिस्टम। अब इस सिस्टम में मुझे मालूम है, ऑब्जर्वेशन से पता है, ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है और दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, इतना मैं जानता हूं। तो देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F नेट ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू द मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। यही मतलब होता है ना, यानी कि टोटल मास इन मोशन। टोटल मास इन मोशन, क्योंकि दोनों का सेम एक्सेलरेशन है इसलिए मैंने सिंगल ए लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर डिफरेंट बॉडीज होती है डिफरेंट एक्सेलरेशन से तो मैं वहां पर AM1 A1 इस तरीके से करके लिखता। तो यहां पर देखो, इसका शॉर्टकट देखना, एक्सेलरेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है ये बेटा। क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखो, सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल, ये सिस्टम है, मैंने इस बाउंड्री के अंदर जितनी चीजें हैं उसे एक सिस्टम मान लिया, एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करूंगा अब मैं इसे, जिसका मास है M1 प्लस M2। अब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स है या एक ही एक्सटर्नल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल स्मूथ है, कोई मतलब नहीं है फ्रिक्शन का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स है, F टोटल मास ऑफ दी, भाई F मैं एक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा हूं ना, तो मैं क्या लिखूंगा, F M1 प्लस M2 इंटू ए। सीधी सी बात है, सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो एक्सलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ गया, F M1 प्लस M2। अब अगर मुझसे पूछा जाए नॉर्मल रिएक्शन बताओ, बहुत सिंपल है, M2 ब्लॉक को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल रिएक्शन N प्राइम। तो क्या लिखूंगा मैं, ए एक्सेलेरेशन से चल रही है ना। अब मैं सिस्टम से अलग वाली बातचीत कर रहा हूं, सिस्टम के अंदर वाली बातचीत कर रहा हूं। तो N प्राइम बराबर हो गया आपका M2 इंटू ए, एंड M2 ए की वैल्यू है आपकी F M1 प्लस M2। तो जब भी आपको देखना हो, क्या देखना हो, एक्सेलरेशन और बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम हो उस केस में, यानी कि दोनों कनेक्टेड जो सिस्टम के अंदर बॉडीज है उनका एक्सेलरेशन सेम हो, तो आप क्या करो, अगर आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो लिख दो F नेट, यानी कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास इन मोशन। इसका यूज करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत कम में आती है। तो इस तरीके की बातें हमने बहुत सारी एफबीडीज, नॉर्मल रिएक्शन और वेट को इन्वॉल्व करते हुए देखे बच्चों। तो अब नॉर्मल रिएक्शन और वेट वाले एफबीडीज छोड़ के अब मैं टेंशन की बात करूंगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन की बात करूंगा। तो टेंशन कैसे आता है, किस टाइप का फोर्स है, सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। अगर इस लेक्चर में सारी चीजें क्लियर है बच्चों तो मुझे जरूर बताना, कमेंट में लिखना, लाइक करना, वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं चलता हूं, जय हिंद, बाय बाय।